शंकर दयाल जी एक गांव में रहा करते थे। वह एक सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी हिमानी जी और उनके दो बेटे थे। शंकर दयाल जी और हिमानी जी ने अपने दोनों बेटों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया था। उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना रहे थे। दोनों अपने बेटों पर फूले नहीं समा रहे थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तब उन्होंने अपने बेटों की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। घर में दो बहुएं आईं। कुछ समय तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुएं किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगती। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों को बहला फुसला कर भाइयों में लड़ाई करवाने लगी। अब तो लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह सब अलग अलग रहना चाहते थे। इसलिए वह हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज शंकर दयाल जी के घर का मामला समाज में आ गया है। न चाहते हुए भी शंकर दयाल जी आज पूरे गांव की भीड़ के सामने सर को झुकाए बैठे हैं। पास में ही उनके दोनों बेटे भी बैठे हैं। भीड़ के बीच में शंकर दयाल जी की पत्नी हिमानी जी अपने चेहरे पर पल्लू किए हुए बैठी हैं। सभी लोगों की बातें सुन रही हैं। उनका मन बहुत घबरा रहा है। उनकी यही चिंता खाए जा रही है कि हाय, मेरे घर की लड़ाई समाज में आ गई है। मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे पति ने पूरी जिंदगी इतनी इज्जत कमाई है, उसका क्या होगा? बेटों ने मेरे पति की पूरे समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। आज मेरे बेटे ने ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे पति तो हमेशा अपने सर उठाकर स्वाभिमान के साथ जिए हैं, लेकिन आज बहू बेटों के घरेलू मामलों की वजह से भरे समाज में मेरे पति सर झुकाकर बैठे हैं। अपने पति को पूरे गांव के सामने सर झुकाकर बैठे हुए देखकर हिमानी जी का दिल बैठा जा रहा था। हिमानी जी एक बहुत ही सरल और साधारण सी गृहिणी थी। जब से आई हैं तब से हर बात और हर काम में अपने पति का साथ देती हैं। कभी भी उन्होंने अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की है। पूरे गांव में मेरे पति की बहुत इज्जत थी, लेकिन आज बेटों की वजह से घर की लड़ाई झगड़ा पंचायत में आ गया है। हिमानी जी गांव की औरतों के बीच में सर पर पर्दा किए बैठी हैं। पंचायत में बहुत सारी औरतें बैठी हैं जो आपस में खुसुर फुसुर कर रही हैं। शंकर दयाल जी, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी गांव में खेती बाड़ी करते रहे, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे भेजते रहे। आज बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए थे, लेकिन थोड़ी सी गांव की ज़मीन के लिए और अपने माता पिता की जिम्मेदारी ना लेने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना भी कर लें, लेकिन बुढ़ापे पर बच्चों को अपने माँ बाप बोझ ही लगते हैं। यह तो मैं आज अपने आँखों से देख लिया। क्या नहीं किया था शंकर दयाल जी और हिमानी जी ने अपने बेटों के लिए। अपना पेट काट कर अपने बेटों को पढ़ाया, उनके शौक़ पूरे किए, लेकिन आज वही बेटे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी औलाद से तो औलाद ना हो तो ही अच्छा है। आसपास की औरतों की बात सुनकर हिमानी जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सच ही तो कह रही हैं गांव की औरतें, क्या क्या नहीं किया मैंने अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की वजह से आज मुझे यह दिन देखने को मिला। क्या अरमान सजाए थे बुढ़ापे में अपने बेटे बहुओं के साथ आराम से रहेंगे,
पूरी जिंदगी मेहनत करके खेती बाड़ी करते रहे, लेकिन बुढ़ापे में सुकून से जिएंगे। क्या पता था कि बुढ़ापा आने पर हमारे बेटे बहू हमारी यह दुर्दशा करेंगे। तभी गांव की सभी औरतें दूसरी तरफ देखने लगती हैं। दूसरी तरफ देखने पर पता चलता है कि हिमानी जी के दोनों बेटे पूरे गांव के सामने आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। तभी गांव के सभी लोग दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं। उनमें से एक दो लोग कहते हैं, ये देखो प्रधान जी भी आ रहे हैं। आज तो शंकर दयाल जी के घर का फैसला हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पता चल जाएगा कि शंकर दयाल जी की ज़मीन और घर का बंटवारा किस तरह से होगा और कौन सा बेटा उनको अपने साथ रखेगा। प्रधान जी आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पूरे गांव के लोगों की नज़र शंकर दयाल जी और उनके बेटे और प्रधान जी पर थी। प्रधान जी शंकर दयाल जी से कहते हैं, बोलो शंकर दयाल जी, तुम क्या चाहते हो? अपनी कौन सी ज़मीन कौन से बेटे को देना चाहते हो? कौन सा घर कौन से बेटे को देना चाहते हो? शंकर दयाल जी कुछ कहते उससे पहले ही उनके दोनों नालायक बेटे बोले, इसमें पिताजी से क्या पूछना, ज़मीन जायदाद हमें मिल रही है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें रोड के किनारे वाला खेत चाहिए और यह पक्का वाला मकान चाहिए। छोटा वाला बेटा चिल्लाते हुए बोला, रोड के पास वाला खेत तो मैं ही लूँगा, मैं हमेशा से उस पर खेती करता आ रहा हूँ, मैं तुम्हें उसको नहीं लेने दूंगा। और रही बात घर की, तो जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ उसी घर में रहूँगा। और दोनों आपस में फिर से इसी बात पर झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं। शंकर दयाल जी और उनकी पत्नी हिमानी जी दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव के कुछ लोग आकर प्रधान के कहने पर उन दोनों को अलग अलग करते हैं। प्रधान जी भी राधे और सोहन को फटकार लगाकर एक तरफ बैठा देते हैं। 80 साल के शंकर दयाल जी अपने सर को झुकाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके बेटों ने उनकी इज्जत को उछालकर कीचड़ में फेंक दिया। शंकर दयाल जी बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को सोचने लगते हैं कि जब मेरे दोनों बेटों का जन्म हुआ था तो मैं कितना खुश था। मेरे घर में दो दो बेटे पैदा हो गए हैं। मेरी पत्नी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कितने लाड प्यार से मैंने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन लोगों को पढ़ाया लिखाया, उनके धंधे में भी पैसा लगाया। मेरी कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, जो कुछ था खेती बाड़ी का ही था। खेती करके मैंने अपना घर बनाया। पहले तो सिर्फ एक कमरे का कच्चा घर हुआ करता था। खेती से पैसे बचाकर मैंने अपना 2 मंजिला मकान बनवा पाया। जब घर बनवाया था तो गांव के सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। कहा था, देखो शंकर दयाल जी ने अपनी मेहनत से अपने घर को चमका दिया है और अपना 2 मंजिला मकान बनवा लिया है। अरे गांव में उस समय पर 2 मंजिला मकान हर किसी के बस की बात नहीं थी। शंकर दयाल जी बहुत ही मेहनती इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, हमेशा सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अगर कोई आधी रात को भी शंकर जी से सहायता मांगता था तो वह उनकी हर तरह से सहायता करते थे। इसी तरह से शंकर दयाल जी का नाम पूरे गांव में होता चला गया। घर में पैसों की कमी ना थी, ना ही घी दूध की कोई कमी थी। शंकर दयाल जी ही खेती बाड़ी का सारा काम देखते थे और उनकी पत्नी हिमानी जी घर पर गाय भैंसों का सारा काम देखती थी। उनके घर में दूध दही की भरमार थी। अपने बच्चों को खूब दूध खिलाया पिलाया जिससे वह तंदुरुस्त रहें। धीरे धीरे बेटे बड़े होते चले गए। दोनों बेटे शहर में पढ़ने जरूर गए थे, लेकिन किसी का भी शहर में मन नहीं लगा, इसलिए गांव वापस आ गए। क्योंकि गांव का खान पान और शहर के खान पान में बहुत फ़र्क था। राधे
अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम देखने लगा और सोहन ने गांव में ही एक परचून की छोटी सी दुकान डाल ली। दोनों ही ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। दोनों बेटों की शादी हो जाती हैं, बहुएं भी घर में आ जाती हैं। 2 साल तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2 साल बाद घर में बहुओं में झगड़ा होने लगता है। कभी कभार बेटे भी आपस में और अपनी माँ को उल्टा सीधा सुना देते थे। शंकर दयाल जी हमेशा इस बात को सुन करके टाल देते थे कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे बहुओं के सिखाए में चलते हैं। जैसा बहुएं कहती हैं वैसा ही उनके दोनों बेटे करते हैं। अब तो शंकर दयाल जी की भी उम्र हो गई थी और घर की कलह के कारण उनका बुढ़ापा भी जल्दी आ गया। कभी कभार शंकर दयाल जी को अपने बेटे और बहू की लड़ाई झगड़े से ऐसा लगता कि घर छोड़कर के कहीं चले जाएं। घर में बेटे बहुएं दिन रात कलह करते रहते हैं, कभी छोटी बातों पर, कभी ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और अब तो हिमानी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हिमानी जी को शुगर की समस्या है। शंकर दयाल जी शहर जाकर उनका इलाज कराते हैं। एक भी बेटा अपनी माँ को दिखाने के लिए शहर नहीं ले जाता है। खेती का जितना भी पैसा आता है उसको राधे रख लेता है और दुकान का जितना भी पैसा आता है वह सारा पैसा सोहन रख लेता है। अब घर में खर्च के लिए समस्या होती है। हिमानी जी की उम्र हो गई है, गाय भैंस का काम करती थी तो थक जाती थी और ऊपर से शुगर की समस्या ने उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया। हिमानी जी के इलाज में भी पैसे लगते हैं। बेटों से पैसे मांगते तो साफ साफ मना कर देते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही की तो बात थी कि दोनों ही बेटे आपस में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। वह अपने माँ बाप पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। दोनों ही बेटे अलग होने की बात कर रहे थे। शंकर दयाल जी को अपने घर की बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि अब उनकी जंग बुढ़ापे या अपनी पत्नी की बीमारी से नहीं थी, बल्कि अब तो उनकी जंग अपने बेटे और बहू से ही थी। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों के देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन बेटे तो ज़मीन जायदाद के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। शंकर दयाल जी ने एक दिन अपने दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम दोनों अपना अपना काम कर रहे हो, अपना अपना खर्च भी किया करो। दोनों अपने पैसे बचा कर रख लेते हो तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? या तो फिर तुम दोनों काम कर मुझे दो, मैं घर के खर्चे चला लूँगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बात के लिए भी बेटा बहू तैयार नहीं था। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि आज के आज ही पिताजी सारी जमीन जायदाद का बंटवारा कर दें। वह अलग अलग अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। माँ बाप की चिंता तो एक भी बेटे को नहीं थी। बहू को हमेशा अपने बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे, जिसकी वजह से हिमानी जी हमेशा ही परेशान रहती थी, क्योंकि बहुएं अब खाने पीने में भी तंग करने लगी थी। कुछ भी बनाती थी, जब तक उनके खाने की बारी आती थी तब तक हिमानी जी के लिए खाना खत्म हो जाता था या फिर एक ही रोटी बचती थी। शंकर दयाल जी को तो फिर भी बहुएं पेट भर खाना खिला देती थी, लेकिन हिमानी जी के लिए कुछ अलग ही खटास थी बहू के मन में। पता नहीं क्या अपनी सास से नाराज़गी थी। कुल मिलाकर यह बात शंकर दयाल जी से छुपी नहीं थी और वह हमेशा अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन उनके अपने बेटे ज़मीन और दुकान पर कब्जा कर लिया था। उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं था।
खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। पत्नी की दवाइयों के लिए भी अगर पैसों की ज़रूरत होती थी तो दोनों बेटों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, तब जाकर के दोनों बेटे पैसे देते थे। उनमें भी एहसान जता रहे थे कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। शंकर दयाल जी और हिमानी जी अपने कमरे में बैठी हैं। हिमानी जी कहती हैं, सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ है, तुमने ही यह घर बनवाया है, दुकान को खोलने में तुमने ही पूरी मदद की है, सारे पैसे तुम्ही ने लगाए हैं, खेती भी तुम्हारी ही है, लेकिन बच्चों ने हमारे सारे पैसों पर, ज़मीन पर, दुकान पर कब्जा कर लिया है, फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम तो कभी उनसे कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं, लेकिन सुकून से 2 रोटी भी नहीं खाने देते हैं। तभी प्रधान जी आवाज़ देते हैं, शंकर दयाल जी, अरे ओ शंकर दयाल जी, तुम किस सोच में डूब गए हो? तुम्हारे बेटों ने ही फैसला किया है कि वह सारी ज़मीन जायदाद को आधा आधा बांट लेंगे और जो तुम्हारा पक्का घर है उसको तुम्हारा बड़ा बेटा ले लेगा और जो तुम्हारा पुराना कच्चा घर है उसको छोटा बेटा ले लेगा, लेकिन उसको बनवाने के लिए बड़ा बेटा कुछ पैसे देगा। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? सही लग रहा है कि तुम्हारे घर और जायदाद को तुम्हारे बेटे आधा आधा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरा कहना है कि दोनों बेटों में आधी आधी ज़मीन और घर को बांट दिया जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अपने झुकाए हुए सर को ऊपर उठाते हुए शंकर दयाल जी अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ गांव की भीड़ को देख करके और अपने घरेलू झगड़े को गांव के बीच में देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर शंकर दयाल जी प्रधान जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रधान जी, आपने अपना फैसला सुना दिया है। बेटों ने भी अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी तक मैंने फैसला नहीं किया है और ना ही अभी तक मैंने कुछ बोला है। मेरी भी तो राय आप सुनेंगे? शंकर दयाल जी की बातों को सुन करके प्रधान जी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं, हमने तो शंकर दयाल जी से कुछ पूछा ही नहीं और ना ही अभी तक शंकर दयाल जी ने अपनी कोई राय रखी है। बिल्कुल तुम्हारी बात को ज़रूर सुना जाएगा। तुम बताओ क्या चाहते हो? हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी सलाह लिए बिना हम कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन आज मुसीबत यह है कि आपका ही घर का मामला आ गया है। आप जो भी कहेंगे हम उसको ज़रूर सुनेंगे। सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ शंकर दयाल जी कहते हैं, बेटों ने अपना फैसला सुना दिया है कि वह मेरी आधी आधी ज़मीन घर को बांट लेंगे और मेरा भी बंटवारा कर लिया है कि 6 महीने तक एक एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रखेगा और 6 महीने के बाद दूसरा बेटा अपने माँ बाप को रखेगा। मतलब कि बेटे ने जायदाद के साथ साथ अपने माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया है। शंकर दयाल जी पूरे आत्मविश्वास और कड़क आवाज़ में कहते हैं, प्रधान जी, मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है कि मेरे बेटे मुझे 6-6 महीने के लिए बांटें और मेरी ज़मीन को आधा आधा बांटें। अब आप मेरा फ़ैसला सुनिए। मेरा फ़ैसला यह है कि मेरी सारी ज़मीन और घर मेरा ही रहेगा। मैं दोनों में से एक भी बेटे को अपनी जायदाद का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा और जिस भी बेटे को मेरी जायदाद का पैसा खर्चे के लिए चाहिए मेरे घर में आकर रह सकता है और मेरी पत्नी की सेवा करे। मैं किसी के घर जाकर नहीं रहूँगा। यह घर मैंने बनवाया था, ज़मीन भी मैंने खरीदी थी, तो यह तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं 6 महीने के लिए किसी बेटे के घर जाकर रहूं।
अगर मेरी ज़मीन का पैसा चाहिए, दुकान का पैसा चाहिए तो 6-6 महीने आ कर के मेरे घर में रहें और मेरी सेवा करें तो ही मैं उनको पैसे दूंगा, नहीं तो मेरे घर से और ज़मीन से निकल जाएं। मैं उन दोनों को बेदखल करता हूँ अपनी सारी ज़मीन और जायदाद से। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बेटे मेरे पास आकर ही रहेंगे। शंकर दयाल जी की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं। प्रधान जी और गांव के सभी लोग शंकर दयाल जी के निर्णय को सुनकर तालियां बजाने लगे कि वाह, शंकर दयाल जी ने कितना अच्छा निर्णय लिया है। शंकर दयाल जी सही कह रहे हैं। आखिरकार सारी ज़मीन जायदाद है तो उनकी ही। बेटे उनकी ही ज़मीन ले करके उनको अपने घर में 6-6 महीने रहने का फैसला सुना रहे थे। प्रधान जी कहते हैं, तुम दोनों बेटे अपना कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लो और अगर दोनों पिताजी और माताजी की सेवा करने के इच्छुक हों तो आकर के उनके घर में रह सकते हो, और जिसको नहीं करनी है तो जहाँ चाहे वहाँ जाकर रह सकता है। अब दोनों बेटे प्रधान जी का फैसला सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और अपने फैसले पर पछता रहे हैं कि घर का सारा मामला प्रधान जी के पास क्यों लेकर के आ गए हैं और आज उनका फैसला उल्टा पड़ गया। सारे गांव के सामने उन्हें प्रधान जी ने घर से निकालने का फरमान सुना दिया। शंकर दयाल जी ने इतना मना किया था कि बेटा घर की बात घर में ही रहने देते हैं, समाज में लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक भी बेटा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और घर का मामला बाहर लेकर आ गए। अब जब घर का मामला बाहर आ ही गया था और आज प्रधान जी ने अपना फैसला भी सुना दिया है तो दोनों बेटों को उनका फैसला मानना ही पड़ेगा। लेकिन फैसला ऐसा हुआ है जिसकी उन दोनों बेटों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे वह तो आधी आधी ज़मीन को लेकर के बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन यह क्या हुआ, ज़मीन जायदाद तो मिली नहीं बल्कि प्रधान जी ने उन्हें घर से निकलने का ही फरमान सुना दिया। इसलिए दोनों हक्के बक्के से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। शंकर दयाल जी का फैसला सुन करके सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। अब बेटे और बहू अलग अलग रहने का इरादा छोड़ देते हैं और अपने माँ बाप की दोनों मिलकर सेवा करते हैं और उसी घर में और उसी खेती में प्रेम पूर्वक रहकर काम करके जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। यह इस कलयुगी दुनिया में होता जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।